अब दूसरी चीज जो भाई ने टॉपिक रखा है अपने विनीत भाई ने कि डिजाइन थिंकिंग, तो डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, मैंने थोड़ा बहुत इससे जानकारी लेने की कोशिश करी है। तो ये है कि डिजाइन थिंकिंग इज अबाउट हाउ टू रीच द बेस्ट डिसीजंस, हाउ टू ब्रेक थ्रू and find options where none seems to exist. It is great for leaders, entrepreneurs, designers, managers, and equally good for students choosing careers, ladies running homes, or even for relationship decision. मतलब ये जो है जीवन में हर फील्ड में उपयोगी है। और जो मेरे को समझ में आया है कि ये अपन दिन रात करते हैं, लेकिन उस अपने को मालूम नहीं कि ये करते हैं। और निश्चित रूप से आज जो विनीत बताएगा तो उसको अपन किस तरह से स्किल्ड वे में कर पाएंगे और लाइफ में सबने प्रोग्रेस की हुई है और ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे, ये जो पूरी वर्कशॉप अभी विनीत लेगा उसके बाद जो है हम और बेटर कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा फिर मैंने विनीत से पूछा विनीत के बारे में थोड़ा बहुत। तो विनीत वैसे तो अपने को ग्रुप पर अपडेट करता रहता है, जब जब स्किल की जो भी अच्छी एक्टिविटी होती है, जो भी पॉजिटिव चीजें होती है वो अपडेट करता रहता है। और विनीत वैसे फाउंडर डायरेक्टर है स्किल एंड चंडीगढ़ डिजाइन स्कूल का। और ये बहुत सारी कोर कमेटी का मेंबर्स भी है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर है, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ डिजाइनर्स ऑफ इंडिया इसका प्रोफेशनल मेंबर है, वर्ल्ड वाइड इंडिया आईडीपी का एक्सपर्ट है, और जो कोरिया में हर साल डेलीगेशन जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसमें ये लीडर होता है विनीत। ये अपन लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और टीसीएसआईएन में एक्सपर्ट गेम डिजाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वृंदावन गुरु में एमईएससी में कमेटी मेंबर है। इसके अलावा ये बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें ज्यूरी भी रहा हुआ है विनीत। जैसे कि 20 नेशंस का हुआ था सितंबर 22 में यूरेशियन स्किल कंपटीशन 2022, इसमें विनीत अपना भाई ज्यूरी था। फिर ब्रिक्स देशों का हुआ था ब्रिक्स फ्यूचर स्किल चैलेंज 2022, जिसमें 5 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें विनीत ज्यूरी था। यूआर रेमिजिनेशन एजुकेशन वाटसन स्कूल का होता है, उसमें ज्यूरी रहा है। ऑरलैंडो यूएसए में जो सीरियस प्ले अवार्ड्स रहे हैं, बहुत बड़े अवार्ड्स होते हैं, उसमें विनीत ज्यूरी रहा है। इंडिया स्किल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है उसमें विनीत ज्यूरी रहा है। ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हुए जिसमें विनीत ज्यूरी अब वीडियो नहीं लगा। इसके अलावा स्पीकर भी रहा है बहुत सारे में, जैसे जेएनयू जयपुर में, बिट्स पिलानी में भी थोड़े समय पहले वो हुआ था, फाउंडर ज्ञान नेशनल स्टार्टअप डे पे ज्यूरी था, ये स्पीकर था। वेस्टर्न कमांड जो होता है इसका आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर वेस्टर्न कमांड, उसमें स्पीकर रहा है। ऐसे बहुत सारे फोरम्स रहे हैं जिसमें मॉस्को में हुआ था, मॉस्को में वर्ल्ड डिजाइन डे इवेंट वर्ल्ड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें स्पीकर रहा था विनीत। एमईएससी इवेंट रहा नई दिल्ली में, बॉम्बे में एनिमेशन एक्सप्रेस इवेंट रहा, उसके यूएसए ऑरलैंडो में सीरियस प्ले कॉन्फ्रेंस, उसमें भी स्पीकर रहा है। इसके बहुत सारे टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स भी रहे हैं, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी में रहा है वर्कशॉप, इंडस्ट्रियल डिजाइन का रहा फ्यूरा स्किल्स में। शिक्षा.com जो होता है उसमें फर्स्ट चीफ मेंटर रहा है विनीत अपना भाई, उसमें कि 4 मिलियन व्यूज रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर स्पीकर ज्यूरी विनीत सभी कुछ रहा है और बहुत ही स्किल्ड व्यक्ति है। और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने बीच में है और अपना भाई है, अपने को बहुत अच्छे से डिजाइन जो है कि लाइफ में अपन बेस्ट डिसीजंस कैसे लें जिससे कि और आगे बढ़ पाए, उसके बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से बता पाएगा। तो मैं विनीत को बोलता हूँ कि स्टार्ट करें वो चीजें। थैंक यू। शुक्रिया मनोज भाई, काफी ज्यादा आपने इसके बारे में बताया। और मेन तो ये है कि डिजाइन थिंकिंग असली में हम फैसले लेते ही डिजाइन थिंकिंग से हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा एक बार प्रारूप मिल जाए, एक प्रोसेस हो जाए ना, जैसे हम फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा बार कामयाब होता है, बस यही फर्क होता है। अदरवाइज
टिपिकली जब हम कहते हैं कोई क्रिएटिव है, इसका मतलब है डिजाइन थिंकिंग कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑलरेडी भी है, और वैसे भी हम नॉर्मल जीवन में उपयोग तो इसी तरह से करते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक वर्कशॉप जरूर है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, शायद उसमें नहीं भी लिखी, जीएसटीआई के बच्चों ने भी एक मौका दिया था कि उनकी एक वर्कशॉप कराऊं, आई थिंक 2019 में मई में, तो वो बहुत अच्छी गई थी, करीब 70 बच्चों ने पार्ट लिया था। और मुझे अगर कोई भी वर्कशॉप अपने सबसे प्रिय है तो वही है कि SGSITS के बच्चों के लिए करिए। तो अपूर्व गायवाक करके हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था इसे। तो आगे बढ़ता हूँ, जस्ट ये जो डेफिनेशन और ये तो मैंने वैसे शेयर किया था, जस्ट फिर से रिकैप करते हैं कि कैसे अच्छे फैसले लिए जाएं, और खासकर असली में ये जब काम आती है जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तब है कि हम डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को ज्यादा फॉलो करें। कई बार हमें रास्ता दिख ही रहा होता है तो कोई बात नहीं, रास्ते को लेना का, जिसको हम गट फील बोलते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से डिजाइन थिंकिंग से निकले हुए आंसर्स होते हैं। पर हो सकता है हम सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट आंसर के साथ सेटल हो जाएं अगर हम पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो करें। तो एक प्रोसेस है, ये भी नहीं कि ये कोई गीता का मंत्र है भाई, स्टैनफोर्ड ने प्रोसेस बनाया है तो ऑफ कोर्स उन्होंने मार्केट भी बहुत अच्छा ऐसे किया है जिसके कारण आज विश्व में सबसे ज्यादा इस प्रोसेस को लोग मानते हैं, बट अदरवाइज मल्टीपल तरीके होते हैं डिजाइन थिंकिंग के। तो ये तो हो गया। हाँ, इस प्रोसेस को बड़े सिंपल 5 स्टेप होते हैं, उनको बस समझने की जरूरत है। अदरवाइज तो ये उन्हीं का बनाया हुआ ग्राफ है, मैंने उन्हीं के वहां से लिया, सो दैट ओरिजिनल रहे, इसलिए थोड़ा पिक्सेलेटेड भी है। बट 5 स्टेप पहले मैं सीधे सीधे बताता हूँ। एम्पैथाइज, इसका अर्थ है कि एक यूजर के जगह अपने आप को प्लेस करके अनुभव करना। फिर आता है डिफाइन, बेस्ड ऑन यूजर के लाइक यूजर के शूज में खड़े होने के बाद जो हमें समझ आए उस हिसाब से मैं प्रॉब्लम को एक बार ही डिफाइन करूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझाऊंगा इसके बाद। उसके बाद का प्रोसेस तो जो हम रेगुलरली फॉलो करते ही हैं कि भाई आइडियाज, उसके बाद सोचो कि कैसे सॉल्व होगा, फिर उसका एक प्रोटोटाइप बनाओ जो आइडिया आपको सबसे अच्छा लगे और उसको टेस्ट कीजिए। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, बट पहले इनका मीनिंग्स और क्लियर करते हैं। जब हमें कोई बोलता है कि मेरे को ये चीज बनवानी है, तो उसको हम कहते हैं कस्टमर का रिक्वेस्ट आया है। वो प्रॉब्लम की डेफिनेशन हम कई बार मान लेते हैं जबकि वो नहीं है, राइट। सपोज कोई, फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि जी मेरे को कार खरीदनी है, ठीक है, तो हम उस वहां से अगर शुरू करते हैं तो हम आइडिएशन पे सीधे चले जाते हैं। लाइक वी स्टार्ट थिंकिंग कि कौन सी कार्स अवेलेबल हैं, बजट क्या है, अपनी जरूरतें क्या है, तो आइडिएट करेंगे और उसमें से आगे बढ़ जाएंगे। मैं फैसले की बात कर रहा हूँ, इसमें प्रोटोटाइप नहीं आएगा बीच में, लेकिन फैसले लेने के लिए ये तरीका है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमें एक स्टेप पीछे से होना पड़ता है। जब हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट है, चाहे मेरा मैनेजर करे चाहे मेरा जूनियर करता है रिक्वेस्ट, कई बार मेरा जूनियर बोलता है कि सर गूगल एड से इंक्वायरी कम आ रही है तो हमें और फंड डालना चाहिए उसमें। तो मैं उसको बोलता हूँ पिछले फंड में से कितनी लीड्स जनरेट हुई थी, वो लीड क्वालिटी थी कि नहीं, इन चीजों पे पहले जाना पड़ेगा। यानी कि एक स्टेप पीछे प्रॉब्लम को रीडिफाइन करो कि प्रॉब्लम क्या ऐड बढ़ाने की है जो आप सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, या उससे पीछे जाओ। तो अब हम पीछे चलते हैं, जैसे कार खरीदनी है तो हम पूछेंगे जी क्या करना है कार से, वहां जाएंगे, करना क्या चाहते हैं। बंदा कहेगा यार मैंने रोज ऑफिस जाता हूँ तो इतना खर्च होता है, और कन्वीनियंस भी है कि घर से निकले और कार में चढ़ गए, मेरा टाइम भी बचता है। फिर उसका पूरा, जब हमने यूजर की एक्चुअल सिचुएशन समझ ली कि वो इंडिविजुअल यूजर है या मल्टीपल लोग यूज करने वाले हैं, तो एक्चुअल सिचुएशन समझने के बाद अब हम प्रॉब्लम को रीडिफाइन करेंगे। सो प्रॉब्लम कुड बी रीचिंग टू ऑफिस, नॉट बाइंग ऑफ कार। और हल्के से रीडेफिनेशन से ही पूरा का पूरा जो सॉल्यूशंस की लिस्ट है वो चेंज हो जाती है।
सो फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन की लिस्ट भी हो सकती है, यार आप ओला यूज करो सुबह शाम, आपका टोटल खर्चा 25% होगा आपकी कार की कीमत का, पूरी लाइफ ऑफ कार पे भी। सो आप समझ रहे हो? सो एम्पैथाइज सबसे की एक जोन है। और जब मैं एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूं तो मेरे मन में सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल आता है। जब चंपारण में किसानों ने बोला कि हमें ये कर लगा दिए हैं, कुछ करना है, हमसे होगा नहीं, तो गांधी जी ने क्या किया? पहले किसानों की एग्जैक्ट सिचुएशन में खुद को बिठाया, वहीं से उन्होंने कपड़े भी त्यागे कि यार मैं एग्जैक्ट सिचुएशन में बैठ ही नहीं सकता जब तक मैं कपड़े अलग पहन रहा हूं, मेरे को उन्हीं की झोपड़ी में रहना है ताकि मैं उस समस्या के अंदर हूं, एक्चुअल में भी समस्या फेस हो रही है कि नहीं, हो सकता है उसका गुजारा चल रहा है, सिर्फ वो बोल रहा है। तो समस्या को अंदर से समझने के लिए जो मेहनत उन्होंने करी, मैं ऐसा समझता हूं कि आज तक दुनिया में इतनी मेहनत समस्या को समझने में किसी ने नहीं करी। क्योंकि एक बार ही समस्या समझ में आ जाए तो इसको डिफाइन करना इजी है कि ठीक है जी, आप इतना कमाते हो, जब आप फसल उगाते हो आपकी इतनी कमाई है, तो हो सकता है फिर आप अगले साल दे पाओगे कर, तो चलो एक बात करते हैं, हम कर माफ करने की नहीं, कर को डिले करने की बात करें अंग्रेजों से। सो इतने लॉजिक्स लेकर जब वो उसके अंदर गए, एक डिजाइन थिंकर की ये बड़ी मजेदार चीज है कि उसको मना करना भी मुश्किल हो जाता है अंग्रेजों के लिए। इसीलिए मना करना बड़ा मुश्किल हो गया गांधी जी को कि भाई इस प्रॉब्लम की पूरी समझ के साथ, सॉल्यूशंस के साथ आया है, हमारे पास कोई जगह नहीं बच रही। तो आप समझ पा रहे हैं एम्पैथाइज? अब इसको और थोड़ा एलैबोरेट करते हैं एम्पैथाइज को। जैसे चंडीगढ़ का निर्माण हुआ तो ली कार्बूजियर फ्रांस से यहाँ आया डिजाइन करने के लिए चंडीगढ़ को। तो उसने समस्याओं को पहले लिस्ट किया पूरा कि यूजर एक शहर से चाहता क्या है। वो जो यूजर्स की लिस्ट, यूजेज की लिस्ट जब बनी, फॉर एग्जांपल एक शहर में वो चाहता है कि बच्चा स्कूल जा सके और सेफ रहे बच्चा, रोड पे एकदम दौड़ते हुए बच्चे जब उतर आते हैं वो भी रिस्क ना हो, मिनिमम हो, मतलब ऑफ कोर्स जीरो रिस्क तो होता नहीं है। फिर तेज भागता हुआ जो ट्रैफिक होता है हमारे सामने से निकलता है, उससे किस तरह बचेंगे, एंड तमाम बहुत समस्याओं का उन्होंने लिस्ट बनाकर निवारण करना शुरू किया। और उस निवारण का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप में से कोई चंडीगढ़ शायद आए भी हों, तो चंडीगढ़ में मेन रोड्स पे घरों का बैक होता है, फ्रंट होता ही नहीं मेन रोड। और मजे की बात है कि पंचकूला और मोहाली ने कार्बूजियर का डिजाइन कॉपी करा लेकिन ये चीज नहीं कॉपी करी, जबकि कोर चीज थी कि घरों का बैक मेन रोड पे है, बच्चा दौड़ते हुए मेन रोड पे पहुंचेगा ही नहीं, इनर रोड पे पहुंचता है। तो ये होता है जब हम यूजर को अच्छे से समझ जाते हैं कि यूजर की समस्या क्या हो सकती है और उसका निवारण पहले से ही डिजाइन में डाल दें, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सरे मशीन्स की बात करें तो उसके कंट्रोल्स लेफ्ट हैंडर को कई बार नहीं सूट कर रहे हैं और उसके लिए इसको यूज करना मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा कंट्रोल, अगर एक रेगुलर यूजर है उसको पता है कौन सा बटन कहाँ है, बट अदरवाइज विजिबिलिटी में कई बार बहुत छोटे होते हैं कंट्रोल्स। तो मशीनें भी जब हम बनाते हैं, सेम चीज जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो कंट्रोल्स को कहाँ रखना है ये यूजर को समझने के बाद ही निकलता है। ठीक है, यूजर को समझने के ना कई तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका है कि यूजर बन के देख लो। तो फॉर एग्जांपल आप ओला कैब के लिए सॉफ्टवेयर बनाने निकले हो, तो आपने कैब का इस्तेमाल बहुत बार किया होना चाहिए, क्योंकि वो यूज करते समय आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ मैं अटका, क्या मेरे से नहीं हो पाया, कहाँ मैं फ्रस्ट्रेट होकर रीस्टार्ट करना पड़ा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी हमें कई बार कैंसिलेशन को लेके इशू आ जाता है कि आ भी नहीं रही और कैंसिल करने से पहले मैं दूसरे वाले में देख रहा हूं, तब तक यहाँ पे आ गया, दो जगह ओके हो गया। ठीक है, तो यूजर के सारी सिचुएशंस को जब हम समझ लेते हैं उसको एम्पैथाइज हम कह सकते हैं कि हमने उससे एम्पैथाइज कर लिया। ठीक है, हर बार यूजर बना नहीं जा सकता, तो नेक्स्ट बेस्ट क्या होता है? यूजर्स को देखना, यानी कि अगर आप
कैब यूजर नहीं बन सकते। कैब तो चलो आप यूजर इजीली बन सकते हो, बट अगर हम बात करें कैंसर पेशेंट्स की, तो मैं कैंसर पेशेंट तो नहीं बन पाऊंगा उसको समझने के लिए। तो फिर है जहां कैंसर पेशेंट्स हैं उस ग्रुप में पहुंचना, उनको ऑब्जर्व करना कि उनकी समस्याएं क्या हैं। और थर्ड लेवल पे होता है, अगर सेकंड लेवल भी नहीं कर पाए, सपोज अब बात हुई कि मार्स पे जाने वाले बंदे की समस्या को समझना है, तो मैं तो उस जगह पे भी नहीं पहुंच सकता हूँ, उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता हूँ। तब आता है मैं उसका इंटरव्यू लूंगा जो गए हैं। इंटरव्यू नेक्स्ट बेस्ट मेथड है। अच्छा, देखने में तो चलो ये सारा प्रोसेस बड़ा सिंपल लग रहा है, तो फेल फिर भी हो रहा है, बहुत बार फेल हो रहा है। क्योंकि जैसे हमें एमबीए में भी सिखाते हैं कि जी सर्वे कर लो, सर्वे वर्स्ट पार्ट है एम्पैथाइज का, क्योंकि इंसान कभी बताता ही नहीं कि उसको क्या चाहिए, उसको पता भी नहीं होता काफी बार। मतलब उसको क्या चाहिए पता है, लेकिन क्या चीज जरूरी है वो नहीं पता होता। ठीक है, तो एम्पैथाइज अगर करना वाला प्रोसेस समझ में आ जाए किसी को, तो समझ लो आधी समस्या ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई। अगर हमने समझ लिया है यूजर को, फिर अगला प्रोसेस जो है वो अगर हम कर दें बस सिर्फ पहले 2 स्टेप, तो हम 60-70% तक पहुंच जाएंगे। यानी कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि हम सॉल्व करने निकले क्या हैं, विच विल बी मोस्ट केसेस में डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज आस्क्ड। क्योंकि किसी ने बोला कि भाई ये सॉल्व करो, अपने मैनेजर ने बोला या आपके जूनियर ने बोला सर ये सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल कि जी कॉलेज में वसीम साहब की क्लास में लोग उठ उठ के निकल जाते हैं, तो इस समस्या को सॉल्व करो। तो सॉल्व करें कि भाई लोगों पे नजर रखना, लेकिन इसका कुछ और भी तो हो सकता था कि हो सकता है लेक्चर का में इंटरेस्ट बनाना और ऐसे इश्यूज। तो समस्या हम क्या सॉल्व करने निकले हैं वो रीडिफाइन करनी जरूरी है। वो एक बारी हो गई, वहां ऑनवर्ड्स बहुत आसान है इनोवेशन। मैक्सिमम टाइम समस्या आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज साथ के साथ पूछ सकते हो। ये एम्पैथाइज वर्ड का मीनिंग क्या है यार? मतलब हाउ ये एम्पैथाइज वर्ड थोड़ा सा एम्पैथाइज पहचान। हाँ देखो, जैसे सिंपैथी होती है ना, कोई सपोज हाँ, सिंपैथाइज तो पता है। हाँ। कोई किसी का इंतकाल हुआ, हमने जाके थोड़े अफसोस जाहिर किया, उसको कहते हैं सिंपैथाइज। हम्म, एम्पैथाइज का मतलब होता है अगर किसी का इंतकाल हुआ, हमने जाके पूरा स्टडी किया है अब इस बंदे की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, क्या इसको मेरे मदद की जरूरत है, उस तरह की चीजें। ओके, एम्पैथी से जुड़ा कुछ है ये। हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे ही एक दोस्त का इंतकाल हुआ था, तो सिंपैथाइज करना बड़ा मुश्किल सा लगता है ना। उसकी वाइफ को कॉल करेंगे और बोलेंगे यार ये हुआ वो हुआ। काफी दिन बाद मुझे 3 महीने लग गए, फिर मैंने कॉल किया उसकी वाइफ को कि आपने आगे के लिए खुद को ऑक्यूपाई रखने के लिए कुछ सोचा है? तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि क्या-क्या उन्होंने सोचा है। उसमें फिर सजेशंस दिए मैंने। फिर मैंने बोला कि इसमें कोई हेल्प मैं कर सकूं तो मुझे बताइए। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे टिफिन सर्विस का सोच रही हूँ स्टार्ट करने का। तो मैंने कहा फिर आप एक काम करो, एक पायलट लेवल पे पहले टिफिन सर्विस 5-10 बच्चों की करो, बिकॉज आपको धीरे धीरे टेस्ट का समझ आएगा, लोगों के टेस्ट कैसे हैं, क्योंकि एकदम से मत करना। एक बार आप अलाइन हो जाओ लोग क्या पसंद कर रहे हैं, फिर आप उसको लार्जर लेवल पे करो। और आपके पास कहते हैं हाँ एक कुक है मेरे पास, उससे मैं ट्राई करूँ, दैट वे। मैं ओके, मतलब एम्पैथाइज का मतलब है आप निवारण की तरफ सीधे जा रहे हो। उसी साइड हाँ, बैठ हाँ, के बात कर। राइट। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, कई लोग सोचते हैं कि सिंपैथी वाला एम्पैथाइज कर सकता है। मुझे ये मेरा टेक है, मेरी भी रिसर्च नहीं है इस पे, लेकिन मुझे लगता है सिंपैथी करके हमने माइंड से वो टेंशन हटा ही ली ऑलरेडी, अफसोस जाहिर कर दिया, बात खत्म हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है एम्पैथाइज वाले लोग अफसोस कम जाहिर करेंगे, यानी कि वो उनका माइंड सीधे नेक्स्ट होना क्या चाहिए उस पर चलता है। तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे वो नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रखना पड़ेगा इमोशन से।
तो ये है, तो इसलिए डिफाइन बहुत क्रिटिकल चीज है। डिफाइन है छोटी सी चीज, लेकिन वो समस्या को समझते 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 ही होगा डिफाइन कि हम सॉल्व क्या करने निकले हैं। ठीक है, मैं इसका पूरा एग्जाम्पल एक और बताऊंगा जो मैंने किया था, उस पर पूरे के पूरे बताने के बाद फिर से भी सारा समझाऊंगा। हाँ अखिलेश, कुछ एरिया थोड़ा सा ज्यादा कॉर्नर प्लॉट था। 30,000 ओके, आई थिंक किसी और से बात। पूरा कमर्शियल कंस्ट्रक्टेड था उसका। सो दैट मीन्स एम्पैथी का मतलब ये हुआ कि मान लो कस्टमर के लिए हम लोग कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं, तो उसकी उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, एंड उसका रिक्वायरमेंट क्या है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, और अंडरस्टैंड डिस्कनेक्ट, फाइनली एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, मतलब हाँ, व्हाट इज इमेजिनेशन, what is needed, रिक्वायर हाँ, फ्रॉम कोई वांटेड नहीं, नीडेड। बस ये है कि ये है कि वांटेड पे मत जाओ, वो जो मांग रहा है वो नहीं, वो चाह क्या रहा है, हाँ, चाह क्या उससे है, चाह नहीं, ultimate सॉरी उसको- चाह भी नहीं, उसकी जरूरत क्या है। वो मांग क्या रहा है वो जरूरत अलग है, उसकी जरूरत है क्या। नहीं, जैसे तुमने एग्जांपल दिया ना, वो कार का एग्जांपल दिया, दैट हाँ। वाज अ राइट एग्जांपल कि वेदर कार चाहिए और ऑफिस जाना इज द रिक्वायरमेंट, सो दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई बीइंग दिस। राइट। 2400 स्क्वायर फीट के एक बड़ा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये आई थिंक हार्वर्ड में दिया जाता है, वो मैं बताता हूँ। एक मिनट, चैट में किसी ने शायद कुछ पूछा। ओके, सकल साहब अभी रंग पंचमी के लिए निकल गए। हार्वर्ड में एग्जांपल दिया जाता है, एक रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक शेक, कोई सिंपल सा कोई बनाना शेक टाइप बिकता था। तो वो उन्होंने बहुत रिसर्च करी कि यार अगर लोग शेक पसंद कर रहे हैं तो हम और शेक्स बना देते हैं, 10 तरह के ऑफर करें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू बना दिया। ठीक है, एक मिनट में कुछ म्यूट कर देता हूँ, आवाजें आ रही है। अरविंदर, मैंने आपको म्यूट किया थोड़ी देर के लिए। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने रेस्टोरेंट में बहुत सारा मेन्यू रिवैम्प कर दिया, 10 तरह के शेक्स दे दिए, ये हो गया वो हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। उन्होंने कहा यार लोग शेक पी रहे हैं, कुछ और चीजें भी देते हैं, बहुत चीजें बना ली, बट हो ही नहीं रहा। लोग आते हैं, बस एक शेक पकड़ा और चले गए। अरे बर्गर नहीं बिक रहे, कुछ नहीं बिक रहा, शेक क्या है, मतलब क्या हमारे शेक में कुछ खासियत है, ये वो। फाइनली जब यूजर को रिसर्च किया तो उसका इंटरव्यू लिया, उससे समझा कि वो क्या करते हैं। इसके लिए एक वर्ड भी होता है कॉन्टेक्स्ट, कि यूजर को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना है। तो क्या हुआ कि वो बंदे ने समझाया कि मैं रोज आता हूं, यहां से एक शेक पकड़ता हूं और चले जाता हूं, मैं देखता भी नहीं मेन्यू में क्या है, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी चलानी है और आधे घंटे का ड्राइव है। मुझे ऐसी चीज चाहिए जो पहले तो आधा घंटा में खींच सकूं, दूसरा जिसमें जैसे बर्गर है उसमें या सॉस टपक रही है, वो नहीं मैं कर सकता हूँ। मेरे पास एक हाथ होता है, बीच बीच में कभी कभी फ्री, हर टाइम भी नहीं होता। तो ऐसी चीज जिसको मैं रख लूं और उसके साथ वक्त गुजार सकूं। मेरा वक्त गुजारना मेन पॉइंट है, खाना मेरा पीना मेरा मेन पॉइंट नहीं है। मेरा ध्यान बस लगा रहता है, मेरी जर्नी निकल जाती है। सो मतलब जब हम यूजर को समझते हैं तो समझ आए उसको सिर्फ कोई चीज चाहिए हाथ में पकड़ने के लिए, बीच बीच में उसको फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या चीज है। ठीक है, तो इस तरह में यूजर को अगर समझे ना, मैक्सिमम टाइम सॉफ्टवेयर इसीलिए फ्लॉप हो जाते हैं कि फंक्शनैलिटी पूरी है, यूजर को नहीं समझा, यूजर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या यूजर को कितनी क्या चीज है जो आसान रहेगी। जैसे गूगल ने समझा था ना, याहू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था सर्च इंजन, तो गूगल ने इतना समझ लिया कि याहू सर्च इंजन को छुपा रहा है और मेन न्यूज और डायरेक्टरी और इस पे फोकस है। गूगल ने सिर्फ सर्च को अलग निकाल लिया कि ये सबसे की चीज है आगे आने वाली दुनिया में। उस समय इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता था कि यूजर ये ढूंढ रहा था, क्यों हम नेट पे जाते ही तब जब हमें कोई समस्या है तो ढूंढना हमारा सबसे पहला काम था। जबकि याहू सोचता था कि भाई जैसे आप नेट पे आए आपको एक टेलीफोन डायरेक्टरी खोलनी है, तो वो टेलीफोन डायरेक्टरी में मैं ढूंढ लूंगा मुझे क्या चाहिए, जबकि मेरे को क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, मुझे लोगों के फोन नंबर अभी नहीं चाहिए। तो अभी जैसे चैट जीपीटी, आप में से किसी ने यूज किया चैट जीपीटी?
हाँ मैंने किया है। ग्रेट। अरे रंग पंचमी से वापस आ गए रंग लगा के, ग्रेट। नहीं अभी 5 मिनट और, मैंने कहा 5 मिनट और बैठ जाता हूँ। अरे हाँ भाई चेहरा दिखाना भाई। हाँ, रंग चेक करने में। चेहरा भी देख लो भाई, चेहरे में क्या है, वाह। तो चेहरा तो विनीत राज कपूर का देखो। चे- 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 बाद का भी देख लेना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। देखो ना, बिल्कुल। सभी लोगों से कहूंगा चेहरा दिखाओ, कम से कम बहुत समय हाँ बाद यार, मिले हैं, एक दूसरे का चेहरा तो देखें। हाँ विनीत भाई कंटिन्यू करो। हाँ जी। तो मेन अगेन हमने जैसे समझा कि डिफाइन अगर कर लिया, और ये सबसे बड़ी मजेदार चीज है, अभी पीछे ना गंगराडे साहब की नीस है, तो भारत सरकार ने मेरे पास भेजे थे 3 बच्चे, उनमें से उनकी नीस भी थी, और एनआईडी से पढ़ी हुई, मास्टर्स डिग्री करी हुई इंडस्ट्रियल डिजाइन में। इनफैक्ट एक मेरे को डर था यार, मैं इनको क्या सिखाऊंगा, ये बच्चों ने तो ऑलरेडी 6-6 साल पढ़ाइयां करी हैं और इसी फील्ड की, तो और क्या सिखा देंगे। लेकिन ये समझ आया कि सबसे बड़ी समस्या इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट भी ये है कि डिफाइन पे फोकस नहीं रहा है। इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने पढ़ तो लिया है, समझा भी दिया बच्चों को, लेकिन कोर डिफाइन है ये नहीं कहा। तो प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाए तो सॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट आइंस्टाइन का भी यही था ना, जो हमने कई बार पढ़ा कि 99% टाइम मैं प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने में निकालूंगा, फिर सॉल्यूशन 1% टाइम में कर लूंगा। तो ये वाला सारा कोर है कि प्रॉब्लम को फिर से सोचो और बिल्कुल इमोशनलेस होके सोचो। जैसे आप कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे को तुम टाइम नहीं देते, बोला पेरेंट्स ने, तो एक्चुअल में पूरा फिर सोचना पड़ेगा कि टाइम नहीं देते से तात्पर्य क्या है, क्योंकि तुम टाइम बढ़ा दोगे लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होंगे, तो क्योंकि कुछ चाह रहे थे जो नहीं हो रहा था, वो ढूंढना पड़ेगा। कोई रूटीन है, कोई रूटीन जो आपने रोक दिया है, कोई ना कोई चीज होगी। तो यूजर के जगह पे जाना है और डिफाइन कर पाना चाहिए कि असल में हुआ क्या है, उसके बाद से फिर सॉल्व करना। फिर तो चलो आइडिएट है, आइडिएट में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं हम। सो खूब सारे आइडियाज को जनरेट करते हैं, उनको रेट करेंगे, आपस में तोलेंगे वेट्स के हिसाब से, और जो सॉल्यूशन ज्यादा उत्तम लग रहे होंगे उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, 1 या 2 या 3, और फिर जाके एक प्रोटोटाइप का निर्माण करेंगे। यानी कि ये आएगा, डिसीजन मेकिंग तो आइडिएट तक ही खत्म हो जाती है, लेकिन प्रोटोटाइप होता है जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, तब प्रोटोटाइप बनाएंगे। विनीत, ये क्या? डिफाइन में क्या लिखा है तुमने, शार्पन की क्वेश्चंस? मैंने तो उन्हीं का रखा था और उनका रेजोल्यूशन लो है, लर्न अबाउट द ऑडियंस, शार्पन की श्योर है, डिफाइन के नीचे लिखा हुआ शार्पन की क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस ही है, इस नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं, एनीवे क्वेश्चंस ही होगा। तो वही है कि मेन क्वेश्चंस भी नहीं, बेसिकली यू शुड बी एबल टू डिफाइन द प्रॉब्लम इन अ स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट, सिंगुलर स्टेटमेंट दैट says what is being solved। ठीक है, राइट। इस तरह ना एक एक्सपेरिमेंट नीदरलैंड्स में कहीं पे हुआ था, जहां पे उन्होंने बुजुर्गों के लिए किचन बनाया था, जहां उनको खाना घर पहुंचाना ये वो, लेकिन किसी को कोई मजा नहीं, हर कह रहे खाना बेकार है, खाना बेकार है। और ये आपको पता ही है कि हर हॉस्टल में, हमारे बच्चे भी जहाँ पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, खाना बेकार है सबसे पहला होता है। तो ये प्रॉब्लम है, अगर है तो ऐसा तो हो नहीं सकता दुनिया के सारे हॉस्टल में खाना बेकार हो, लेकिन हर बार बोलते हैं लोग। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको समझ आया बुजुर्गों को बिना इन्वॉल्वमेंट के मजा नहीं आएगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी पड़ेगी, उस खाने को बनाने में शामिल हो, मेन्यू बनाने में वो शामिल हो, खर्चा नहीं बढ़ेगा बल्कि उनकी पार्टिसिपेशन से टाइम भी कम लगेगा। सो जैसे ही बंदे इन्वॉल्व कर देते हो आप, तो अपने आप सेटिस्फेक्शन आता है और उस खाने की तरफ आपका रुझान हो गया। तो एक्चुअल उनकी प्रॉब्लम इन्वॉल्वमेंट की थी, ना कि खाने की क्वालिटी की। क्या विनीत, एक ये जो पूछा था क्वेश्चन की शार्पन योर क्वेश्चंस, तो हाँ मेरे ख्याल से वो शार्पन द क्वेश्चंस ही क्या करते हैं, अपन से रिसर्च करते हैं या कोई सर्वे करते हैं ना, तो वी हैव गॉट अ क्वेश्चन आर 5 10, या जैसा कई लोग पीएचडी भी करते हैं तो दे कम अप विद अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस
तो बिल्कुल। जितने शार्प वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको पुट करना है आपके जो सर्वे की जिससे कर रहे हो, आपका जो टारगेट है ना सर्वे का वो है, तो उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो व्हाट आई फील कि शार्पन योर क्वेश्चंस, मतलब आपके क्वेश्चंस बड़े अप्रोप्रिएट, बड़े फोकस्ड होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट अ गुड रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च, राइट? हाँ, ऐसा बट लगता है। वही इसको दो तरह से देखो। एक होता है शार्पन योर क्वेश्चंस जब हम ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे कि डिफाइन की तरफ मूव होते हैं। जब हम ये प्रक्रिया अपने आप से कर रहे हैं खुद ही के अंदर, तो ये बड़ा टफ काम है, क्योंकि खुद क्वेश्चन पूछने और खुद आंसर करने। ग्रुप एक्टिविटी में तो क्वेश्चन की, जैसे बोला ही जाता है कि क्वेश्चन पूछने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत है आंसर वालों से। सो शार्प क्वेश्चंस होते होते वो डिफाइन खुद हो जाएगा अगर ग्रुप में हम हैं। अकेले में क्वेश्चन वाला मेथड मैंने नहीं देखा कामयाब होते हुए ज्यादा। मतलब इट इज मोर ऑफ क्वेस्ट देन ए क्वेश्चन फॉर्मेट। बट हाँ, जब हम ग्रुप में बैठे हैं, जैसे हमने मीटिंग एक रखी, तो वहां शार्प क्वेश्चंस के थ्रू हम डिफाइन कर पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? जब हम शार्प क्वेश्चन पूछते हैं, अगर शार्प क्वेश्चन वाला काफी नॉलेज रखता है तब तो ये काम कर जाती है विद्या, अदरवाइज ये डीरेल भी कर सकता है। आप मतलब मीटिंग्स अगर आप रिकलेक्ट करोगे, कौन सी मीटिंग आपकी कामयाब हुई है और कौन सी नहीं हो पाई है, तो कई बार शार्प क्वेश्चन डीरेल भी कर जाते हैं। आप एक दिशा की तरफ बढ़ रहे हो और वो शार्प क्वेश्चन डीरेल कर देते हैं सारी चीज को, है ना? सो ये प्रोसेसेस का सबसे बड़ी प्लस और माइनस यही होता है कि प्रोसेस को इस्तेमाल करते समय विवेक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको, कि कहाँ पे प्रोसेस का कौन सा पार्ट ज्यादा यूज करना है, कौन सा नहीं, कम करना है, या इवन कभी कभी नहीं करना। जैसे अब मैं ये इसी प्रोसेस की बात करूं तो स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। उसने बोला कि मुझे कंप्यूटर में फॉन्ट चाहिए, ठीक है, अपने डिजाइनर को। शायद मूवी देखी होगी स्टीव जॉब्स की। तो उसने कहा कि मेरे को फॉन्ट चाहिए। और फिर जब प्रोडक्ट का पहला रिव्यू हुआ, लोग दिखा रहे थे कितना बढ़िया लेआउट है, ये है, यहाँ से ये होता है, वहां से वो होता है। वो पूछ रहे मेरे फॉन्ट कहाँ से सिलेक्ट होते, कहते फॉन्ट तो नहीं किया। इमीडिएटली उसने उस बंदे को फायर किया। अब क्या था कि उसने उन बंदों को इन्वॉल्व तो किया नहीं था डिसीजन मेकिंग में कि फॉन्ट क्यों चाहिए, उसने सिर्फ डिमांड किया था, ठीक है। अगर बिना एम्पैथी के डिफाइन कर दिया, उसने सीधे डिफाइन किया कि मुझे चाहिए, तो बंदे को बाइन हुआ ही नहीं, उसने किया ही नहीं, उसकी नौकरी भी गई। लेकिन उस बंदे की भी कोई गलती नहीं है ना, कि भाई फॉन्ट चाहिए, वो जस्ट ए डिमांड। द रीजन ऑफ फॉन्ट, उस जमाने में तेरे को पता है हम लोग करते थे जो फोर्ट्रान में, पास्कल में, बस एक कुछ लाइनें टाइप करके आंसर आ गया, उसमें फॉन्ट कहाँ आता था? और कंप्यूटर का पहला इस्तेमाल सिर्फ यही था ना, सी प्रॉम्प्ट पे टाइप करते रहो पूरा प्रोग्राम और एंड में रन कर दो और आंसर एक आ जाता था। तो वो जमाना फॉन्ट वाला था ही नहीं, बट उसने डिमांड किया, तो लोग समझ नहीं पाए क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं फॉन्ट चाहिए, ठीक है। आई होप मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ उसका, डिफाइन का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका ये मीनिंग नहीं है, वो मीनिंग, मैं उसके सारे कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ कि भाई जब भी इस्तेमाल करें, प्रोसेसेस कई बार बहुत हार्डन्ड नहीं होने चाहिए कि आप उसके अंदर अपना दिमाग नहीं डालो कि भाई ये इसके बाद यही करना है, इसके बाद यही करना है। हो सकता है आइडिएट के बाद आपको लगे यार कि यार ये आइडियाज नहीं, ये नहीं काम करेंगे, तो वापस जाओ, फिर से यूजर के पास बैठो। जब तक फिर से डिफाइन नहीं कर पाओ, तुम्हारा नहीं बनेगा उसके बाद। सो डेफिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अच्छा प्रोटोटाइप तक तो हम पहुंच गए थे, उसके बाद टेस्ट इज अ वेरी सिंपल थिंग, जो पायलट बोलते हैं ना, पायलट स्टडी करना। तो अब मैं एक एक्चुअल एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि एम्पैथाइज करने का एग्जांपल पहले देता हूँ कि हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम में किस बदलाव की जरूरत है, क्या है जो बच्चों को जम नहीं रहा एजुकेशन सिस्टम में। तो करते करते नजर आए बच्चे को ये लगता है यार कि मैं एक डिग्री में घुसा, कई बार घुसने के बाद पता चलता है मैं गलत डिग्री में घुस गया हूं, ठीक है। कई बार
उसको लगता है कि मेरे को स्पेशलाइजेशन करना है, मैं डिग्री सही में आया हूँ, लेकिन यार ये मेरे को क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं, इतना सारा पढ़ा रहे हैं, मुझे तो ये चीज पढ़नी थी। तीसरा, सपोज वो कहता है 1 साल बाद कि यार मेरे को अब नहीं करना है, मेरे को जो करना था, पढ़ना था, ये पढ़ लिया, इतना मुझे चाहिए था। और इस तरह की तमाम यूजर की प्रॉब्लम्स थी, और ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअल मेरे एक दो ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनके कारण मेरे को ज्यादा क्लियरली समझ में आई। जैसे एक बच्चा था जो वीडियो सीखने के बाद कहता है सर मैं मार्केट से प्रोजेक्ट उठा लिया, मैं पढ़ाई कैसे करूं, तो क्या मुझे डिग्री, ये मतलब ये जो कोर्स है, छोड़ देना चाहिए? मैं बोला बेटा, अगर तो मार्केट से सॉलिड काम पकड़ा है तो काम कभी नहीं छोड़ना है तुमने। ये पढ़ाई वापस आके भी हो जाएगी अगर तुम्हें करनी हो, और अगर तुम्हें रास्ता मिल गया है तो वापस कभी आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो देखा जाएगा। अब ये सॉल्यूशन बड़ा ऑड लगता है, लेकिन यही सॉल्यूशन है। पढ़ाई होनी ऐसी चाहिए जहां हम तैयार हो गए तो बस चले। कागज इकट्ठे करने के लिए सिर्फ रुके कुछ साल, वो तो बहुत ही गलत हो जाता है। जो हम सारे रुके थे कागज इकट्ठे करने के लिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें रास्ते सबको मिले हुए थे, लेकिन जिसको मिल गया वो बढ़ सकता था वहां से। और वही कारण है जब हम कोई देखते हैं कि स्टीव जॉब्स जैसे लोग आगे बढ़ जाते हैं, बीच में ही छोड़ के वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशन से भी निकल जाते हैं लोग, हार्वर्ड भी छोड़ देते हैं, आईआईटी भी छोड़ देते हैं अगर रास्ता मिल जाए। वो बिल्कुल उचित है, और ये चीज को समझना जरूरी। तो हमने ये देखा कि यार बच्चे जो हैं उनकी ये समस्याएं हैं। उधर एम्प्लॉयर की समस्या, एम्प्लॉयर कहता है कि यार बच्चा तो कभी तैयार नहीं है। एम्प्लॉयर की हमेशा ही कंप्लेंट है कि बच्चा तो तैयार ही नहीं होता। तो अब उसकी समस्या अलग है, बच्चे की अलग है, जबकि सॉल्यूशन ने तो दोनों को एड्रेस करना है ना। और तीसरा भी स्टेक होल्डर है, टीचर। टीचर कहता है यार बच्चे डिसइंटरेस्टेड भी क्लास में बैठे हैं, मैं क्या करूं, मैं हायर लेवल तक ले जा ही नहीं सकता इनको। और उधर एक और स्टेक होल्डर है, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन बोलता है इतने फैकल्टी लाऊं कहां से, जो अभी हम शुरू में डिस्कस भी कर रहे थे। इतने फैकल्टी तो लाए भी नहीं जा सकते जितने चाहिए एक बच्चे को इतनी ऑप्शंस देने के लिए। तो क्या किया जाए? हमने ये सारी समस्याओं को समझने के बाद, यूजर्स को समझने के बाद डिफाइन किया कि एक ऐसा कोर्स की जरूरत है जिसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो, एम्प्लॉयर्स अंदर हो खेल के। एम्प्लॉयर भी पार्ट होना चाहिए इस खेल का, एम्प्लॉयर बाहर नहीं रह सकता। एम्प्लॉयर को भी समझाया कि भाई तुम बाहर नहीं रह सकते बॉस, ये खेल अगर तुम बोल रहे हो कि जम नहीं रहा है तो तुम अंदर आ जाओ, तुम डिफाइन करो साथ में हमारे क्या पड़ेगा वो। और इस तरह का कोर्स हो जो इतने एक ही कोर्स के अंदर इतनी जगह दे दे कि बच्चा, मतलब समझ लो एक कोर्स में अगर 20 बच्चे शुरू हैं तो 20 अलग रास्ते निकल सके। एक या दो या तीन रास्ते नहीं, 20 अलग रास्ते। तो क्या ऐसा कोर्स बन सकता है? अब एक बार ही हमने डिफाइन कर लिया ना, अदरवाइज कोई नहीं बना सकते इस तरह कोर्स, बट डिफाइन हो जाए तो इजीली उसको किसी ना किसी रूप में आप डाल सकते हो। तो हमने एक रूप बनाया, उसको मोटे तौर पे समझाता हूँ कि समझ लो कि 6 कमरे हैं एक बिल्डिंग में, जहां एक कमरे में घुसना है पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठवें में और बाहर हो जाना है। तो ये 6 सेमेस्टर की डिग्री इस तरह की होती है कि 6 कमरों में से बेटा तुम निकल गए तो तुम्हारे को डिग्री दे देंगे। तो हमने कहा इनमें किसी ने सोचा ही नहीं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसा भी हो, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही सब निकाल दिया। तो हमने कहा फ्लोर बनाते हैं। फिर हमने कहा यार ये फ्लोर बनाना तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि 6 कमरों में जो चीज हो रही थी सॉल्व, अब 18 कमरे चाहिए, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, तो कैसे सॉल्व करें? फिर हमने एम्प्लॉयर को बोला भैया टॉप फ्लोर पे तुम बैठ जाओ, तुम्हें टॉप फ्लोर पे बैठना ही पड़ेगा, और बीच वाले फ्लोर में मेंटर्स बैठेंगे। ये वो लोग हैं जो पढ़ाएंगे बिल्कुल नहीं, ये जो भी बच्चे ने पढ़ा है अगर वो उसमें आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट करें, लगातार प्रोजेक्ट करें, पूरा सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स। ये हमने सीखा था बॉस्टन में, एक यूनिवर्सिटी थी CCD करके कुछ था उसका नाम, तो कॉलेज ऑफ समथिंग, कॉलेज ऑफ डिजाइन था, कोलंबिया कॉलेज ऑफ डिजाइन है, पता नहीं क्या था। तो उन्होंने अपने मास्टर्स डिग्री में करिकुलम ही नहीं रखा था। तब हमने समझा यार ये भी तो ऑप्शन है कि करिकुलम बच्चा बनाए। सो बीच वाले फ्लोर में करिकुलम बच्चा बना रहा है। सो फर्स्ट फ्लोर पे वो पढ़ रहा है बेसिक चीजें, और हर कमरा
अपने आप में पूरा एक ट्रेड है, यानी कि उस ट्रेड से रिलेटेड सब। फॉर एग्जांपल, पहले कमरे में उसने ग्राफिक डिजाइन सीखा, 4 महीने में उसको डिसेंट ग्राफिक डिजाइन आ गया। अब हमने ऊपर के माले वाले एम्प्लॉयर को बोला कि भाई इन बच्चों का काम देखो और उस काम का अवलोकन करने के बाद हमें बताओ कि इनमें से कौन से बच्चे हैं जिनको फर्स्ट फ्लोर पे आने दिया जाए। बच्चों को अलाउड ही नहीं। तो हमने परमिशन ऑफ वर्टिकल प्रोग्रेशन एम्प्लॉयर के हाथ में पकड़ा दी। तुम ही बताओगे कौन बच्चा ऊपर आएगा, ताकि तुम एंड में नहीं बोलो कि मुझे सही बच्चा नहीं मिल रहा। सो विच मीन्स वर्टिकल वाला सारा खेल एम्प्लॉयर्स के हाथ में है और हॉरिजॉन्टल खेल बच्चे के हाथ में। सो बच्चा 6 कमरे तक एक्सप्लोर करके अपना रास्ता ढूंढ सकता है कि मैं किस में वर्टिकल जाऊंगा, ये उसके ऊपर है। अगर वो कभी भी एम्प्लॉयर को इंप्रेस नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स वो एक नॉर्मल डिग्री जो अभी भी कर रहा था वही करके निकल जाएगा। बट अगर उसने एक भी बार एम्प्लॉयर को इंप्रेस कर दिया तो वर्टिकल ग्रोथ ले सकता। तो ये रास्ता जस्ट बिकॉज यूजर को पूरी तरह समझा, हमने देखे इतने यूजर्स जहां फंस जाते हैं, कहाँ पे कभी उनको रास्ते मिल जाते हैं, तो उनकी सारी जगह बना दी तो आराम से अपना कर पाए। फिर इसको प्रोटोटाइप किया, यानी कि एक छोटा सा ग्रुप लेके ट्रायल किए, वो टेस्ट किया। पहले तो एक डिजाइन किया कागज पे, फिर छोटे से ग्रुप के साथ टेस्ट किया। पिछले 2 साल उसी पे लगाए हमने, एक छोटे से ग्रुप के साथ देख ले ये सारा चल भी रहा है, कोई इशू आ रहे हैं इवैल्यूएशन में, किसी में, वो सब रूल आउट होते 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 फाइनल डिजाइन स्ट्रांग हुआ, जिसको मैंने रशिया में भी प्रेजेंट किया और बहुत जगह प्रेजेंट किया कि ये है। और इंटरेस्टिंगली जहां भी प्रेजेंट किया, चाहे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कॉलेज हो, कैलार्ट्स या इधर जो भी कनाडा में है गॉबलिन्स, और इससे क्या था, एनीवे, सो टॉप कॉलेजेस के टीचर्स के साथ डिस्कस किया कि ऐसा कोई मॉडल एग्जिस्ट करता है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तब हमें समझ आया कि हम कोई एक यूनिक एजुकेशन का एक डिजाइन तो बनाया है, ये कितना कामयाब हो सकता है, किस तरह इसको नॉर्मल सिस्टम में डाल सकेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम नया इनोवेट करते हैं तो काफी बार वो इलीगैलिटी यानी कि उसको फॉर्मल सैंक्शन नहीं होता, वो इलीगल सा फील होता है कि यार ये क्या तरीका हुआ। पर हम उस पे इसलिए अड़े रहे क्योंकि क्रिकेट भी तो ऐसे ही सीखते हैं हम, कि लेवल अप कौन करेगा वो तो कोच बताता है ना, कि कौन बंदे में बॉलर बनने का दम है वही जाए बॉलिंग में फर्दर पढ़ाई के लिए, जो बेचारा बैटिंग वाला उसको बॉलिंग में हायर स्टडीज क्यों कराई जाए। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था मैं, किस तरह एजुकेशन को पूरी तरह ब्रेक डाउन करके रीडिजाइन कर सकते हैं। राइट, सॉरी काफी लंबा हो गया क्या? अब पूछो कोई चीज माइंड में हो यार। मैंने इतना ही रखा था क्योंकि एक दिन के लिए इतना ही काफी होता है, हैवी हो जाएगा नहीं तो बहुत ज्यादा। मनोज अजमेरा लेट आया, कुछ समझना है क्या मनोज? मनोज, कैन यू हियर? मनोज बॉस। हाँ बस लेट आया, पर भैया आखिरी का उसमें पूरा शुरू से आखिरी तक समझ में आ गया अपने को क्या करना बात क्या। क्या बात है। अंत भला तो सब भला। यस, नहीं, बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छी अच्छी बातें विनीत ने और बताई। कुछ कभी नहीं समझ में आया तो मनोज है इंदौर में, 1 घंटे का लेक्चर उससे ले लेंगे, वो सिंसियर स्टूडेंट रहा है 83 से। बिल्कुल। और वैसे भी वीडियो भी इसका रिकॉर्ड किया, मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर अपन डिस्कशन करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करो। ठीक है, एक सेकेंड।